दोस्तों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जोरदार अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहे थे, उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और नया लेक्चर लेकर के आए हैं, है ना। और ये क्या है? ये आवर इन्वायरमेंट का दूसरा लेक्चर यानी कि दूसरा पार्ट है। ठीक है, उस दिन हम लोगों ने आवर इन्वायरमेंट का जो पिछला लेक्चर था हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसमें कुछ टॉपिक बाकी रह गई थी, तो उस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेट किस चीज का? कॉपी और पेन निकालिए, फिर नोट्स बनाइए, गद्दा में घुसिए और आइए बोर्ड पे पढ़ते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट्स बाय मैन एक्टिविटीज। मतलब कि मानवीय, ठीक है, मानवीय काम के द्वारा एनवायरमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या वो इफेक्ट निगेटिव टर्म में आ रहा है, क्या वो इफेक्ट पॉजिटिव टर्म में आ रहा है। मतलब मानव जो कार्य कर रहा है, मानव जो कर्म कर रहा है, उस कर्म का जो है प्रकृति पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो कैसा प्रभाव पड़ रहा है उसी को हम लोग आज इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक, तो इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरमेंट या इकोसिस्टम। तो हम तो मानव हैं और हमें पता नहीं किसने अधिकार दे दिया है, पर हम सोचते हैं कि ये समग्र विश्व जो है, ये समग्र नेचर है, ये प्रकृति का, ये हमारे बाप का है ना। इंसान तो यही समझता है। अदर प्राणी जीव जो भी है उसको लगता है ये सब तो एक ढकोसला, एक नौटंकी है, उसका कोई मतलब उसका कुछ नहीं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ किसका है? तो ह्यूमन का है। तो इसलिए अपना बाप का राज समझ के जो है हम लोग जो है मतलब धड़ल्ले से जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम क्या निकल रहा है कि हमारे एनवायरमेंट को बहुत कुछ भोगना पड़ रहा है, बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं, मानव जो कर्म कर रहा है, उससे इनको इकोसिस्टम पे, उससे एनवायरमेंट पे पॉजिटिव असर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है? निगेटिव असर ही हो रहा है। ये देश, ये विश्व विनाश की ओर बढ़ रहा है। थोड़ा सा मैं टॉपिक से अलग जाऊंगा, उसके बाद टॉपिक पे आऊंगा। आज जिसने 21st सेंचुरी और 21st सेंचुरी, ठीक है, आज बहुत सारा देश जो है मतलब डेवलप्ड हो चुका, हाईटेक नेशंस है ना। टेक्नोलॉजी यूज से मतलब कुछ भी कर रहे लोग, टेक्नोलॉजी यहां पहुंची हुई है, सब कुछ संभव हो पा रहा है आज के युग में, परंतु लोग उसका दूसरा फैक्टर देखना ही नहीं चाहते, या देख भी रहे हैं तो साइड कर देते हैं। क्या विकास प्राकृतिक को नुकसान पहुंचा करके ही किया जा सकता है? क्या बिना नुकसान पहुंचाए विकास संभव है? यदि संभव है तो फिर क्यों प्राकृतिक को नुकसान पहुंचा करके विकास किया जा रहा है? आज हम लोग कहते हैं अमेरिका, जापान, चाइना, ये वो, रशिया, सब डेवलप्ड नेशन है, एक हाईटेक नेशन है, एक हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड लाइफ है वहां के लोगों का, पर कैपिटा इनकम बहुत ही हाई है, हैप्पी इंडेक्स में भी टॉप पे रहते हैं वो कंट्री। परंतु क्या आपको एक बात पता है कि हाई प्रोफाइल लाइफ होने के बावजूद, एक स्टैंडर्ड लाइफ होने के बावजूद, एक हाईटेक नेशन होने के बावजूद, पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद, क्या आप लोग जान रहे हैं इतना खुशहाली होने के बावजूद आज विश्व में, ठीक है, इस विश्व को कोई विनाश की ओर लेके जा रहा है, तो वही हाईटेक नेशन है, रशिया, जापान, अमेरिका वगैरह वगैरह, जो भी नेशन है, जो भी हाईटेक नेशन है, जो भी डेवलप नेशन है, यही हमारे विश्व के, हमारे प्रकृति के, हमारे एनवायरमेंट के, हमारे नेचर के सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि ये लोग विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने इस प्रकृति को, अपने इस नेचर जो सबका है, अपने बाप का समझ के जो है, ये ह्यूमन जो हम लोग इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना शोषण कर रहे हैं यहाँ के रिसोर्सेज का, हमारे प्रकृति का, कि लोग हद पार कर चुके हैं। और आज एक रेशियो में बता रहा हूं, मैं बिना पढ़े बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मुझे पे डेटा है, ठीक है। आज जो है विश्व में, ठीक है, जितना भी ग्रीन हाउसेस गैसेस रिलीज हो रहा है, ठीक है, 80% सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और जापान जैसे देश और चाइना जैसे देश फैला रहे हैं। सोच लीजिए,
100 में से 80 भाग इसका है। ये 4-5 देश का 80% जो है CO2 गैसेस, ग्रीन हाउसेस गैसेस ये रिलीज कर रहे हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो आज दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है उसमें 80% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 5 देश की है और बाकी 195 देश का मात्र 20% हिस्सेदारी है। तो आप सोचिए सिर्फ 5% देश जो सबसे विकसित देशों की गिनती में आते हैं वो 80% पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, 80% ग्रीन हाउसेस गैसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब ये दुनिया किसके कंट्रोल में है? यूनिक 5 देश के कंट्रोल में है ना। तो विकास कहीं ना कहीं मानव को विनाश के ओर ही लेके जाता है। ठीक है, तो समझिए आप लोग इस बात को, विकास उतना भी कर लिया जाए ताकि विकास भोगने के लिए इंसानी धरती पे मौजूद ना हो, है ना। विकास उतना भी मत कर लीजिए कि विकास देख लीजिए आप ही ना हो धरती पे मौजूद। क्या फायदा फिर उस विकास का? कौन देखेगा उस विकास को? कौन जानेगा उस विकास को? चलो विचार कीजिए आप लोग। चलिए आते हैं इस टॉपिक पे। अब आते हैं हम लोग, टॉपिक सेम है वही, मैं टॉपिक से भटका नहीं, मतलब लगभग टॉपिक क्या है, मेन वही है। आप उधर देखो या किताब में पढ़ो, बतवा तो एक ही है ना। बतवा क्या है? बतवा एक ही है। अब देख लीजिए किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किताब में लिखा है कि ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा इकोसिस्टम पे, एनवायरमेंट में क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग शौकीन घर में बाघ का तमका लगाएंगे तो बाघ के हाथी के दांत से ये बनाएंगे, तो घोड़ा का छाल से ये बनाएंगे, है ना। शौक, राजा महाराजाओं का शौक पहले के टाइम में। तो आज से मतलब 200-300 साल बैक जाइए, राजा महाराजा का पीरियड हुआ करता था, ठीक है। तो शौक तो था ही शेर को मारने का। मैं तो शेर का शिकार किया, सीना चौड़ा, 32 का छाती, 56 का छाती, है ना, मोदी साहब की तरह शेर को मार के छाती चौड़ा कर रहे। बहुत प्राउड होता था उस टाइम के राजा महाराजा को, मैंने शेर का शिकार किया, मैंने लोमड़ी का शिकार किया, मैंने भालू का शिकार किया, है ना। और यही शौक जो है दिन पे दिन इस नेचर के विनाश को और बढ़ाता चला गया। आप लोग ने थार डेजर्ट का नाम, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा। विनाश की ओर लेके चला गया। आप लोगों ने सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। क्या आपको पता है कि उस सहारा डेजर्ट का निर्माण कैसे हुआ? कैसे निर्माण हुआ? उसका निर्माण का जो बधाई आप लोग दे सकते हैं, अभिनंदन कीजिए हमारे राजा महाराजाओं को जो पहले रहा करते थे, उन्हीं का अभिनंदन कीजिए आप इस सहारा डेजर्ट के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये सहारा डेजर्ट नहीं होता। अब बोलिए सर कैसे? उन्होंने शेर का इतना ज्यादा शिकार किया, उन्होंने लोमड़ी का इतना ज्यादा शिकार किया, उन्होंने बाघ का इतना ज्यादा शिकार किया, इतना शौकीन थे वो शिकारी जानवर को मारने के लिए, यानी कार्निवोर को मारने के लिए इतना शौकीन थे वो कि एक टाइम ऐसा आ गया कि जंगल, जो हरा भरा जंगल हुआ करता था, वो उस जंगल में एक भी शेर, एक भी बाघ नहीं बचा। शौकीन था मारने का, मैं शेर का शिकार कर रहा हूं, मैं बाघ का शिकार कर रहा हूं, है ना। एक भी बाघ और शेर नहीं बचे। नतीजा क्या निकला कि जो भी घास फूस खाने वाले जानवर थे उन्होंने सारा घास फूस खा के तबाह कर दिया। अब भैया जब शेर नहीं है, बाघ नहीं है, तो कौन खाएगा ये सब छोटे मोटे जानवर को? हिरण को कौन खाएगा, है ना। और भी छोटे मोटे जानवर जंगल में मौजूद होते हैं, उसको कौन खाएगा? चेन तो हो गया, बिगड़ गया, चेन हो गया डिसबैलेंस, है ना। मतलब आप, अब क्या होता है अभी कि डियर खा रहा है घास फूस और डियर को खा रहा है लायन। तो कहीं ना कहीं क्या है, जनसंख्या कंट्रोल में है, बट लायन को खत्म। तो डियर को मारने वाला कौन बचा? कोई नहीं बचा। तो डियर तो भाई चौड़े से खा रहा है, आबादी बढ़ रहा है, मारने वाला तो कोई नहीं है। एक आध को प्राकृतिक आपदा या फिर बीमारी से मरते होंगे, बट शिकारी करने वाला तो कोई नहीं उसका। हुआ नतीजा क्या निकला? जितने भी घास फूस खाने जानवर थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई, और उनकी संख्या वृद्धि होने से क्या हुआ? वो जंगल सफा चट और आपके सामने प्रस्तुत है सहारा डेजर्ट। तो ये है विनाश, और यही है मानव का कार्य के द्वारा दुष्प्रभाव जो कि हमारी प्राकृतिक झेल रही है। ठीक है, समझ गए? देखिए हंटिंग और पोचिंग जो एक्टिविटीज रही है हमारे पूर्वजों से, जो हम आज तक करते आ रहे हैं, इसके कारण ही हमारा जो साइकिल है वो डिसबैलेंस हुआ, नेचर डिसबैलेंस हुआ। सोच लीजिए एक लायन के हट जाने से एक थार डेजर्ट का, एक सहारा डेजर्ट का निर्माण हो जाता है, एक लायन के हट जाने से, उस साइकिल से। अब मान लीजिए
यदि उस साइकिल से हम लोग डियर को हटा दें तो क्या हो जाएगा? तब भी क्या होगा? वो साइकिल डिसबैलेंस होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा सर? अब डियर को कौन खाता है? बाघ और शेर खाता है सर। और जब डियर ही नहीं रहेगा, शेर तो घास फूस खाएगा नहीं, तो शेर मरेगा। ठीक है, भूखा मरेगा बहुत सारा शेर। खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो डोमेस्टिक एरिया की तरफ भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? जंगल से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब जंगल से बाहर निकलेगा तो वो आदमी का शिकार करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो अलग लफड़ा, अलग नुकसान, प्राकृतिक का ओवरऑल नुकसान यहां भी है। तो समझ रहे? मतलब शेर का होना भी उतना ही जरूरी है जितना इंसान का होना जरूरी है, और एक डियर का होना भी उतना ही जरूरी है जितना एक शेर का होना जरूरी है। मतलब ये धरती, ये प्राकृतिक, ये एनवायरमेंट किसी के बाप की नहीं है। ये उस सभी प्राणी, उस सभी जीव जंतु की है जिसको कि गॉड ने क्रिएट किया है। ठीक है, जिसको कि गॉड ने क्रिएट किया। सूक्ष्म प्राणी से लेकर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक ह्यूमन तक, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सभी का इस धरती पे उतना ही परसेंटेज ऑफ शेयरिंग है जितना कि एक ह्यूमन का होता है। तो आप लोग देख लीजिए, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हुआ है? हरे भरे जंगल में एक सहारा डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? और अभी भी वही हो रहा है। इस देश को तबाही की ओर, विकास के नाम पे इस देश को तबाही की ओर ले जाया जा रहा है धड़ल्ले से, और हम लोग उसे विकास 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 करें, पर विकास है कहां पता नहीं, और उस विकास को देखने के लिए रहेगा कौन वो भी पता नहीं। तो विचार कीजिए आप लोग। चलिए इस टॉपिक से बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इंसान का शौक जो है जानवर तक सीमित रहा नहीं, है ना? मैं जो भी अमेरिका जापान से देशों का जो जिक्र मैंने किया, मैंने ऐसे जिक्र थोड़ी ना कर दिया। इस चैप्टर में जिक्र आना था उसका, इसलिए मैंने तो पहले आप लोग को अवगत करवा दिया। ठीक है, तो शेर और बाघ को मार के हमें चैन मिला नहीं, तो हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करना एनवायरमेंट में स्टार्ट कर दिया। किसके नाम पे? विकास के नाम पे। ठीक है, हुआ क्या? जब हम इतना अधिक संख्या में ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट कर रहे हैं विकास के नाम पे, ठीक है ना, तो हो क्या रहा है? प्रकृति को नुकसान। सिंपल। क्यों? इंसान जो है प्रकृति को फायदा पहुंचा नहीं सकता है। पहुंचा क्या सकता है सर? फिर सिर्फ और सिर्फ नुकसान, और वही तुम लोग पहुंचाते आ रहे हैं पिछले करोड़ों सालों से। वही कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए इस नुकसान के कर्म को और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है? ओजोन डिप्लेशन। क्या है? ओजोन का डिप्लेशन होना। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन क्या है अब समझते हैं। ओजोन एक गैस है, O3 मॉलिक्यूल्स से बनता है ओजोन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि O2 एक नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि O जब कंबाइन होता है, जब रिएक्ट करता है तो ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, दैट इज O3। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओजोन क्या है? एक गैस है, और ये एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर की तरह डेवलप है, फॉर्म है। ठीक है, छितरा हुआ है, एक लेयर का फॉर्म निर्माण करता है। किसके ऊपर? एटमॉस्फेयर के ऊपर। अब बोलिएगा सर ये लेयर क्यों फॉर्म हुआ एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन लेयर? सर इसलिए हुआ है, ओजोन लेयर की खासियत, गॉड ने बड़ी बारीकी से एक एक चीज का ध्यान रखते हुए प्रकृति का निर्माण किया। ठीक है, सन से जो रे ऑफ रेडिएशन आती है, सन से जो रेडिएशन आती है, लाइट आती है, रे आती है, उसमें जो है वो किरण जो है पूरी तरह से जो है सुरक्षित नहीं है, वो दूषित है। उसमें यूवी रे, अल्ट्रा वायलेटेड रे निकलता है सूर्य से। क्या निकलता है? अल्ट्रा वायलेटेड रे। ठीक है, तो वो रे जो है इंसान के लिए, किसी भी धरतीय प्राणी के लिए वो सुरक्षित नहीं है। तो उसी रे को रोकने के लिए फिल्टर, मान समझ लीजिए फिल्टर करके भेजने के लिए जो है ओजोन लेयर का निर्माण हुआ होगा एटमॉस्फेयर के ऊपर। ठीक है, हुआ है। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो ओजोन लेयर का निर्माण हुआ है, क्यों हुआ है? वो जो सन से अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि यूवी रे, जो यानी कि दूषित रे जो आता है उसको वो फिल्टर करके एक्वागार्ड फिल्टर कर रहा है पानी को। तो उसी तरह यहाँ पे ओजोन क्या कर रहा है? एक्वागार्ड का काम कर रहा है, केंट का काम कर रहा है। वहां पे वो पानी फिल्टर करता है, ये क्या फिल्टर कर रहा है? ये रेडिएशन को फिल्टर कर रहा है। ठीक है, तो उसी रेडिएशन को फिल्टर करके जो है फिर प्योर रेडिएशन धरती तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो ओजोन लेयर। फिल्टर करने का काम कौन का है? ओजोन लेयर से।
अब हुआ क्या, हम लोग धड़ल्ले से जो है ग्रीन हाउसेस गैसेस का निर्माण कर रहे हैं, उसको एनवायरमेंट में छोड़ रहे हैं धड़ल्ले से, विकास के नाम। ठीक है, हुआ क्या, जब हम ग्रीन हाउसेस गैसेस का निर्माण कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो जाकर के ओजोन को डिप्लेट कर रहा है, मतलब O3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके उसको तोड़ रहा है, वो तोड़ने का काम कर रहा है। O3 मॉलिक्यूल जो है, जैसे ही CO2, नाइट्रोजन, फलना ढकना जो भी गैस जा रहा है, जो भी ग्रीन हाउसेस गैसेस है, ठीक है, वो जाके क्या कर रहा है, इस O3 मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसको चैन से जीने नहीं दे रहा है। और जब चैन से जीने नहीं देगा तो ये क्या हो रहा है, इसको कूट रहा है, इसको मार रहा है, इसको तोड़ रहा है, इसको पछाड़ रहा है। और इस कारणवश क्या हो गया, ओजोन में डिफ्लेशन, मतलब ओजोन में छेद। उस लेयर में क्या हो रहा है, दिन पे दिन वो लेयर कमजोर होते जा रहा है, उसमें छेद होते जा रहा है, मतलब जो ग्रीन हाउसेस जा रहा है अटैक कर रहा है, इसको चैन से जीने नहीं दे रहा, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक किया जा रहा है। तो कब तक चोट सहेगा, कब तक मार सहेगा, कभी ना कभी तो टूटेगा ही, और टूट ही रहा है धीरे धीरे। तो डिप्लेशन, और तो डिप्लेशन से क्या होगा सर, समझ गए, आप लोग समझदार बच्चे हैं। जब इसमें छेद हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये तहस नहस हो जाएगा, तो यूवी रे डायरेक्ट धरती पे आएगा। फिल्टर कौन करेगा, कोई नहीं सर। जब धरती पे आएगा तो क्या होगा सर, यूवी रे धरती पे आ जाएगा, होगा यही कि हमारी त्वचा जो है, उसके जो यूवी दूषित किरण है उसको सह नहीं सकती है, और स्किन कैंसर जैसी बीमारी का भरमार हो जाएगा। ठीक है, आए दिन बहुत सारे लोग धूप में के कारण मर जाएंगे, उस यूवी रे के कारण, खलास। समझ रहे हैं, तो ये था ओजोन डेफ्लेशन। बच्चे हो नहीं आप लोग, 10th में आ गए हो, तो डेफिनेशन में क्या लिखाऊं, समझ जाओ, डेफिनेशन खुद लिख दोगे। ओजोन क्या है समझ जाइए, व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन इज अ गैस, इट एक्ट एज अ लेयर अबव द एटमॉस्फेयर, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द ह्यूमंस और एनिमल्स फ्रॉम द यूवी रे ऑफ द सन बाय फिल्टरिंग द यूवी रे, ठीक है, बाय फिल्टरिंग द यूवी रे बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेरिक लेयर। समझ में आया क्या है, मैंने क्या बोला अभी, कि ओजोन एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर की तरह काम करता है, और ह्यूमन और जानवर को, एनिमल्स को वो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब रे जो है एटमॉस्फेरिक लेयर में घुसना रहता है तो उसको फिल्टर करके, उसको छान करके भेजता है, दैट इज ओजोन लेयर। फॉर्मूला क्या है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इक्वल टू O3, बन गया ओजोन। ठीक है, और यही ओजोन बनने के बाद जब हम लोग ग्रीन हाउसेस गैसेस छोड़ते हैं, इसको तबाही मचा देता है, इसको चैन से जीने नहीं देता है, और ये टूट जाता है, यानी कि डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, और तभी क्या हो जाता है, छेद। ठीक, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को दोबारा चलाइए, समझिए। ठीक है, तो चलिए इस कर्म को बढ़ाते हैं और आगे, यानी कि मानव और क्या दुष्कर्म किया है धरती को मतलब विकास करने के लिए, आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसी कर्म को बढ़ाते हैं आगे। तो हम लोग वहां तक जान गए कि ग्रीन हाउसेस के कारण ओजोन में डिप्लेशन होता है। और एक उदाहरण जानिए, फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी कि एसी। पापा ठंडा लग रहा है, हीटर जलाओ ना। पापा गर्मी लग रहा है, एसी बढ़ाओ ना। पापा ठंडा पानी पीना है, फ्रिज लाओ ना। तो यही सब चीज जो है, मतलब यही छोटा छोटा जो जरूरत है, जो कि अनावश्यक की जरूरत है, क्योंकि पहले के लोग भी गर्मी में रहते थे, तब एसी नहीं था, फिर भी उनका जीवन यापन अच्छे से होता था और वो 100-150 साल जिया करते थे। और आज के लोग एसी में रह करके भी मुश्किल से 60 साल भी नहीं जी पाते। विचार कीजिएगा इस बात पे। फ्रिज का पानी गर्म नहीं खाया जाता, फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह वगैरह। तो सर इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, सॉल्व करता हूं। अरे मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जो है डिप्लेशन ओजोन का, उसमें इसका भी तो योगदान है ना। कैसे सर योगदान है, ये जो आपका एसी होता है, कूलर होता है, और आपका फ्रिजबा जो होता है ना, इसमें जो गैस निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मेन रीजन है किसका, ओजोन डिप्लेशन का। मैंने ग्रीन हाउसेस गैसेस का जिक्र किया था, तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउसेस गैसेस ही है, तो है मेन रीजन। ये क्या है, CFC है ओजोन डिप्लेशन का।
तो आप जितनी अधिक संख्या में फ्रिज चलाओगे, एसी चलाओगे, कूलर चलाओगे, इसका जो रिलीज अमाउंट है बढ़ेगा, उतना अधिक मात्रा में क्रिएट होगा। और जब क्रिएट हो तो कहां जाएगा? ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? डिफ्लेशन। किसका? ओजोन का, है ना? विचार कीजिएगा थोड़ा कि कितना एसी और फ्रिज हमारे लिए जरूरत है या फिर हानिकारक है। खैर आगे बढ़ते हैं। गार्बेज, फिर एक दुष्प्रभाव, गार्बेज, कूड़ा। कूड़ा क्या है? द हाउसहोल्ड वेस्ट आर कॉल्ड गार्बेज। मतलब जो बेकार है वो कूड़ा है, जिसका यूज नहीं वो कूड़ा है कि नहीं? सिंपल। जिसका यूज है वो सामान है, जिसका यूज नहीं वो कूड़ा है। तो कूड़ा तो बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि लोग को कम का चीज तो बहुत कम होता है, फेंकने का चीज बहुत ज्यादा होता है। तो हर जगह कूड़ा 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 कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। क्या है? कूड़ा ही कूड़ा। बनाओ तो गाना बन जाएगा कूड़ा के ऊपर, अगर बनाऊं तो हर जगह कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा 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 है। तो हम लोग मानव इतना कूड़ा पैदा कर चुके, इतना कूड़ा पैदा कर चुके, इतना कूड़ा क्रिएट कर चुके, कूड़ा देखिए, कूड़ा कूड़ा बना चुके हैं कि मतलब बहुत जमीन का कुछ अमाउंट तो कूड़ा से ढक गया है। अब कूड़ा तो बन गया सर, अब करे तो करे क्या? सब कूड़ा तो बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है सर, कि बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, उसको बायोडिग्रेड कर देंगे, उसको कंपोस्ट बना देंगे, फन्ना ढेगना कर देंगे। कुछ तो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, जिसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते, विनाश नहीं कर सकते, जिसका हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको पचा नहीं सकते, उसको गला नहीं सकते, है ना? बाय नेचुरल मेथड नहीं कर सकते। तो करे क्या कूड़ा का सर? अभी के टाइम में आप लोग विचार कीजिएगा, तो आने वाले समय में इस विश्व के सामने एक सबसे बड़ा संकट आएगा कूड़ा का, कि उस कूड़ा को कैसे ठिकाना लगाएं, कूड़ा का क्या करें। ठीक है, सबसे बड़ा संकट आने वाला है 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, सबसे बड़ा संकट आने वाला है कूड़ा का। इतना ज्यादा बेकार सामान धरती में बढ़ रहा है, कूड़ा, गार्बेज, कि सरकार परेशान हो जाएगी कि इसका ठिकाना कैसे लगाए। सब कुछ जिसका यूज नहीं कूड़ा, हम लोग सोलर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, वो खराब हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? कूड़ा। और सोलर प्लेट जिस चीज से बनता है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और अभी संख्या के मामले में अगर बताऊं एक डेटा के अनुसार, तो आज पूरे धरती पे जो है सोलर प्लेट का संख्या जो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, वो भी एक नया कूड़ा जनरेट हो रहा है। पॉलिथीन, छिलका विलका कम था, अब ये बढ़ गया है। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक के बोतल आदि इत्यादि, फोम, थर्मोकॉल, इसको भी डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड से बता रहा हूं, नहीं होता डिकम्पोज। तो कूड़ा का संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है और सरकार को इसके सामने बहुत बड़ी संकट आने वाली है। खैर, किताब के अनुसार जो कुछ मेथड लिखा गया है इस कूड़ा को ठिकाना लगाने के लिए, ठिकाना लगा दो उसको, तो ठिकाना लगाने के लिए रिसाइकिल, रीयूज, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट एंड लैंडफिल, और एक होता है इंक्रिनेशन। क्या होता है? इंक्रिनेशन, CINERATION, इनकायरेशन होता है। क्या होता है? इनकायरेशन। ठीक है, अब क्या होता है सर? ठीक है, रिसाइकिल मतलब जो भी कूड़ा होता है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम कोशिश करें कि फेंकने के बजाय क्या करें, उसको रिसाइकलिंग हाउस में भेज दें। कहां भेज दें? रिसाइकलिंग हाउस में भेज दें, ताकि कंपनी वाला क्या करे, उसको रिसाइकिल करके उस सामान को दोबारा जो है मशीन में पिघला के डाल के इसी तरह जो है रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, तो पहला क्या है? रिसाइकलिंग। इससे क्या होगा? कूड़ा इधर उधर फेंकाएगा नहीं, इधर जाएगा नहीं, रिसाइकिल हो जाएगा, तो एक नया प्रोडक्ट आएगा, फिर हम लोग यूज करेंगे, फिर खराब होगा, फिर रिसाइकलिंग हाउस में भेज देंगे, फिर रिसाइकिल होगा, फिर नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या करें हम लोग? एक ही सामान को रीयूज कर रहे हैं, बार बार क्या रिसाइकलिंग करके रीयूज कर रहे हैं। तो फिर दूसरा टॉपिक रीयूज, ये मतलब कोई शर्ट फट गया, कोई कुछ फट गया, तो उसे अलग एक्टिविटी क्रिएट करके अपना दिमाग लगा कर एक अलग चीज बना ले, कोई क्राफ्ट बना ले, कुछ आर्ट बना ले, तो क्या हो गया? वो सामान भी हमारा रीयूज हो गया, लंबा टाइम तक हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कूड़ा जल्दी नहीं बना। फिर है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, यानी कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है, टमाटर, प्याज, फलना ढेकना, छिलका विलका, वेजिटेबल्स वेस्ट, ठीक है, उससे क्या कर ले हम लोग? मैन्योर बना ले, कंपोस्ट बना ले, मैन्योर बना ले। ठीक है, अब है इंक्रिनेशन। इंक्रिनेशन मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, मतलब हॉस्पिटल्स का, बड़े बड़े कल कारखाने से जो वेस्ट निकलता है,
अब वो तो कंपोस्ट बनेगा नहीं क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। तो इससे क्या किया जाता है, ये खैर अच्छा साधन नहीं है क्योंकि इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, फिर भी ठिकाना लगाने के लिए तो ठिकाना तो लगाना पड़ेगा ना। अब ऐसे जगह छेक लेगा तो इंसान फिर कहाँ रहेगा, है ना। तो ठिकाना लगाने के लिए क्या होता है, एक बड़ा सा इंटरेटर होता है, ठीक है, चिमनी टाइप, भट्टी टाइप समझ लीजिए, ठीक है। उसमें इसको डाल के आग लगा देते हैं और वो क्या है 1000 डिग्री सेल्सियस पे आग पैदा करता है और सबको जला के स्वाहा राख बना देता है। और इससे क्रिएट क्या होता है, वही CO2 गैसेस फिर निकलता है। CO2 क्या है, कहीं ना कहीं जान रहे आप लोग, हार्मफुल ही है। तो ये मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो अधिक से अधिक मात्रा में जो वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको खत्म कर सके, है। और एक मेथड लैंडफिल, ठीक है। अब इन सभी, ठीक है, इन सभी मेथड के द्वारा भी जो प्रोडक्ट, जो वेस्ट डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, यानी कि ठिकाना नहीं लग पा रहा है, नष्ट नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग लैंडफिल कर देते हैं। क्या करते हैं, लैंडफिल मतलब जो भूमि नीचे है, जो भूमि गड्ढा है, ठीक है, वहां पे उसको उछल करके भूमि लेयर करते हैं। लैंडफिल का काम, आज के पहले लोग मिट्टी भर के लैंडफिल का काम किया करते थे, अब लोग कूड़ा भर के लैंडफिल का काम कर रहे हैं, सोच लीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड था गार्बेज को ठिकाना लगाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त आज का इस लेक्चर को समाप्त करता है। आप लोग का प्यार तो मुझे नहीं मिलता है, खैर कोई बात नहीं, बस मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कर्म है, मैंने जो बोल करके इस चैनल का स्टार्ट किया था, मैं बस उसी चीज को मानते हुए मैं अपना कर्म कर रहा हूं। आप लोगों को प्यार देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बस गरीब बच्चे, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों का क्या बोलता है, मदद करना चाहता हूं और मैं वही मदद करता हूं और करते रहूंगा। भले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।